हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज एडवोकेट बिंदु धाबे, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच। आज हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आखिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 20 जो है वह आखिर कब तक हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे जहां तक कि मुझे अपने आइडिया है। दूसरा यहाँ पर क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में AIBE के फीस के रिगार्डिंग भी एक पिटीशन लगी हुई है जो कि अभी पेंडिंग है, उसका स्टेटस पेंडिंग है। और इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाकी जो हायर जुडिशरी हायर कोर्ट्स है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर छुट्टियाँ भी चल रही है, तो उस हिसाब से भी उस पर भी बात करेंगे। बाकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के रिगार्डिंग डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी जहाँ तक मैं जान रही हूँ। एंड बाकी कुछ डिटेल्स होती है। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अभी जैसे 3 साल का सिविल जज एग्जामिनेशन में मैंडेटरी कर दिया है कि आपको भाई 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए एज एन एडवोकेट। अब क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें जब हम इनरोल्ड होते हैं स्टेट बार काउंसिल से, उसके बाद हमें सनद मिलती है। वह सनद जो है 2 साल की हमें टेम्पररी अलाउ करती है कि हम अपने जो पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ पर अपनी वकालत कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात होती है ऑल ओवर इंडिया में अगर हम वकालत करना चाहते हैं, कहीं पर भी हम अपनी कुर्सी डालना चाहते हैं, वकालत करते चाहते हैं, हम हमारा पावर ऑफ अटर्नी है वहाँ पर फाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या, तो वहाँ पर ऐसा बता रखा है कि भाई 2 साल के बाद में आपको जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करनी है, और उसके बाद में जब COP आपको मिलता है वही एक मुख्य आधार होगा आपकी वकालत का। अदरवाइज आप जो है उसके बाद में वकालत नहीं कर पाओगे। अब इसमें भी ऐसा हुआ था कि अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं उसमें आपको आइडिया रहा होगा कि काफ़ी सारे जो AIB के जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने AIB दी नहीं है, डिफॉल्टर है जो, उनकी भी लिस्ट बनी है, तो उन पे भी जो है एक्शंस हो रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जो बार काउंसिल है, वहाँ पर एकदम स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन हुआ है। तो खैर ये सब बात करेंगे हम, और ये बात करेंगे COP के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। COP आपको कब कैसे मिलने वाला है, बाकी COP के रिगार्डिंग और रिजल्ट्स के रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आप कैसे पढ़ाई करो, कि कौन सी बैरेक्ट आपको पढ़नी चाहिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं कौन सी बैरेक्ट आप लेके जाओ। ठीक है, ऐसे भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी एक्चुअली में बैरेक्ट्स है ही नहीं, तो वहाँ उनकी स्टडी आपको कैसे करनी है। और जैसे मेजर एक्ट्स रहते हैं ना, मेजर एक्ट्स में आपको 50 to 55 नंबर इजीली आ जाते हैं, बट वो इजीली नंबर तब आते हैं जब आपके पूरे मार्किंग यहाँ पे है 50 to 55 की मार्किंग के नंबर यहाँ पे मेजर एक्ट्स के हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम इतने के इतने मार्क्स लेके आ जाएंगे, मुश्किल से हम 20-25 नंबर कम से कम मेजर एक्ट्स में लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। अब क्योंकि ओपन बुक है तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि चलो भाई ओपन बुक है तो वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए हमें टिप्स और ट्रिक्स चाहिए होता है सभी के रिगार्डिंग। अगर आप मेरा ये चैनल है विजिट करते हो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोज़ पब्लिश किए हुए हैं, अगर आप बैठ के देखते हो तो लिटरली आपको बहुत सही लगेगा कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, और एक्चुअली में ऐसा होता है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपको यहाँ पे क्लियर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना, इसको समझना। बाकी देखिए 40 to 45 मार्क्स यहाँ पे लाने होते हैं। देखा जाए तो 100 से बहुत कम ही है, लेकिन क्योंकि अगर एक बार को आप चूक जाते हैं इन केस, तो आपको 1 साल फिर वेट करना हो जाता है, और एक हाई फीस आपको देनी पड़ती है। और स्पेशली अगर आप इस वक्त अगर 2 साल की अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री प्रोविजनल अगर आपके पास में जो सर्टिफिकेट है वो ख़त्म हो रहा है, अब जो है आपको सिविल जज की तैयारी करनी है, तो आपको अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे देते हैं तो उसके बाद में आपको COP मिलता है, और आप जो कंसर्न आपकी जो बार है, डिस्ट्रिक्ट बार है, वहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं, राइट, एज एन एडवोकेट, तो वहाँ से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो रहती है एक कैंडिडेट की लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा है। AIBE 16 to 17 तक इतना लिटरली बोले तो इतना टफ नहीं था, पेपर इजी आ जाता था, आराम से क्वेश्चंस मिल जाते थे। कुछ नए कैंडिडेट होते थे ना जो पहली बार AIB को देख रहे हैं, बुक्स में से निकाल के क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, आंसर कैच कर रहे हैं, आराम से मैच हो रहे थे। बट AIBE 18 और अभी 19 में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। AIB 19 के रिगार्डिंग तो सारा
जितने भी बदलाव आए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सबके रिगार्डिंग आपको वीडियो दिख जाएगा वहाँ पे मेरे चैनल पे। तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस पर डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं कि यह जो एग्ज़ाम है वह कब होगा। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आप ये अगर इस वक्त के देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब लास्ट यह मैटर चल रहा था AIB 19 के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर यही था कि भाई हमें जो है जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स रहते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी यही दलील थी कि भाई हमें एज एन लो स्टूडेंट हम यहाँ पे हमारा रिजल्ट आने वाला है, हमने लो कंप्लीट कर लिया है, अब हम जो है AIB क्योंकि मैंडेटरी है प्रैक्टिस करने के लिए, मैंडेटरी है, बाकी सिविल जज एग्जामिनेशंस कहीं और जो टारगेट करते हैं, या तो फिर कहीं हम और प्राइवेट और गवर्नमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमें AIB करनी है तो वो कैसे पॉसिबल है, हमें तो फिर वेट करना पड़ेगा और इस वजह से हमारा 6 महीना 12 महीना खराब हो जाता है। ये जो दलील थी वह उस केस में थी। अब इसको बहुत ही गंभीरता से लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। हमारे जो पूर्व CJI हैं उनकी बेंच के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ सुनी गई थी और यहाँ पर AIB 19 के रिगार्डिंग 3 कैटेगरीज में जो है यहाँ पे रिजल्ट बताया गया था कि भाई आपको ये कैटेगरी के जो लोग हैं वह AIB दे सकते हैं, ऐसा हुआ था। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी एक चीज़ और सामने आई थी, वह थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने BCI को यहाँ पे डायरेक्शन भी दिए थे। वह डायरेक्शन थे कि भाई अभी क्योंकि दलील इस तरह से आ रही है, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह हर 6 महीने से AIB कंडक्ट करवाएगी, ऐसा होता है। अगर आपके पास सनद आती है तो आई थिंक उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई रहती है, बट एक्चुअली में होता क्या है, ग्राउंड लेवल पे BCI के द्वारा 6 महीने से जो है कंडक्ट नहीं होता है, इवन दो पूरा 1 साल लग ही जाता है। अगर हम देखते हैं तो दिसंबर में हमारे दिसंबर 2024 में AIB 19 कंडक्ट हुई थी, अभी उसका COP आना बाकी है, नया नोटिफिकेशन AIB 20 का आना बाकी है। नया नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में फॉर्म फिलअप होते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपको 1.5 से 2 महीना आपको टाइम मिलता है और उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। ऑल्दो यहाँ पर जून मंथ जो है वह रनिंग में है, तो उस हिसाब से देखें तो छठा महीना ये है, 6 मंथ है। लेकिन क्या अभी यहाँ पर BCI क्या कोई नोटिफिकेशन निकाल सकती है? इसके पीछे भी एक इशू आ रहा है, वह है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फीस के रिगार्डिंग। यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो कुछ हफ्ता भर पहले आई थिंक AIB के जो फीस है उसके रिगार्डिंग एक PIL जो है वह याचिका जो है वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर करी गई थी। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ था, अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और क्या इसमें हुआ है, और आगे कौन सी जो नेक्स्ट डेट है वह दे रखी है। क्योंकि देखिए AIB का मैटर है, AIB के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास नोटिफिकेशन आता है तो नॉर्मल है ना कि हम उसको फिल करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर फीस देनी पड़ेगी। अब अगर फीस का ही केस स्टेटस जो है पेंडिंग है तो यहाँ पर BCI कब निकालेगी अपना नोटिफिकेशन, वह भी देखना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे हम बात कर लेते हैं। तो ऑल्दो मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग भी मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि भाई देखो यहाँ पर होता क्या है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, सिलेबस कौन सा आएगा क्या आएगा ये नहीं बता रही हूँ, उसके रिगार्डिंग वीडियोस है। यहाँ पर देखिए ये है कि आपको मेजर एक्ट्स में नए क्रिमिनल लॉज और पुराने क्रिमिनल लॉज दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। दोनों की ही मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। पहले जब हमारे पास IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे वहाँ पे 10-10 मार्क के वो आ जाते थे और 8 मार्क की IPC आती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर नए क्रिमिनल लॉ ऐड होने से जो 8 मार्किंग थी वह डिवाइड होकर 4 और 4 मार्क में चली गई है और इस हिसाब से वहाँ की मार्किंग 5 और 5 में हो चुकी है। इतना ही अंतर आया है। और बाकी मेजर एक्ट्स में हमारे पास CPC भी रहता है, फैमिली लॉज भी रहता है और कॉन्स्टिट्यूशंस भी रहते हैं। बाकी आप जो है माइनर एक्ट्स है तो उसको कैसे रीड करना है, तो माइनर एक्ट्स के रिगार्डिंग आपको एक बार आपको पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, हर बार कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये रहेगा। बैरेक्ट कौन से पढ़ने होते हैं, बैरेक्ट कौन से ले जाए, कितना ले जाए, क्या इतना बैरेक्ट ले जाना जरूरी है, इन सब के रिगार्डिंग तो वीडियो बने हुए हैं। आपको बस इतनी मेहनत करनी होगी कि चैनल पे जाना है, विजिट करना है और देखना है, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी।
और बात कर लेते हैं इसकी मार्किंग की। तो देखिए 100 मार्क का यहाँ पर पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई अदर इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं कि आपको ये पहन के आना है, आपको ये पहन के आना है। लगभग जब सर्दी का महीना होता है यहाँ पर एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती है। जयपुर और जोधपुर इसके सेंटर आते हैं और 3500 रुपये इसकी एक फीस ली जाती है। अब यहाँ पर पहले होता था कि जो बैरेक्स थे वह अलाउड होते थे, लेकिन साथ ही बुक्स भी अलाउड थी, नोट्स भी अलाउड थे। धीरे धीरे बुक्स और नोट्स दोनों बंद हो चुके हैं, बैरेक्ट अलाउड कर दिए हैं। अब जो है बैरेक्ट अलाउड किए हैं, लेकिन वहाँ पे भी कमेंट्री वाले बैरेक्ट्स आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने उसमें कुछ लिखा है, सेल्फ नोट लिखा है, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। और किसी नोट्स की कॉपी अलाउड नहीं है, किसी कोचिंग की नोट्स की कॉपी अलाउड नहीं है। सिंपली अगर बोलूँ तो खाली बैरेक्ट अलाउड है, और वो भी बिना कमेंट्री वाले, बिना कुछ लिखे हुए। सिंपल सी बात यही है कि आपको वही पढ़ना है और वही लेके भी जाना है। और मार्किंग का बोलते हैं तो अगर यहाँ पे गलत क्वेश्चंस अगर कुछ हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है मार्क उसके हिसाब से आपका जो रिवाइज आंसर की जाती है उसके हिसाब से फिर आपका जो है रिजल्ट बनता है। और बस यही है। क्वेश्चन ये भी है कि भाई कितनी पढ़ाई करें कि यहाँ पे हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर कर ले। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेजर एक्ट्स को ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो 50 to 55 क्वेश्चंस मार्किंग वहाँ पे बनती है ना, क्योंकि उतना ये वेटेज वहाँ पे मेजर एक्ट्स ने ले रखा है। बट क्योंकि यह वेटेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जितना वेटेज है उतने हमारी मार्किंग आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अगर 50 to 55 का वेटेज है तो वहाँ पर हमारे 20 बन सकते हैं, 25 बन सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो डेफिनेटली बनेंगे। लेकिन अगर आप सिंपली अगर नॉर्मल पढ़ाई करके आए हो, सिंपली ऐसा है, तो आपके 20 to 25 वहाँ पे बन सकते हैं। 45 मार्क्स आपको यहाँ पे पासिंग मार्क के लिए लेने आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर आप सीधे सीधे पासिंग मार्क पे आते हो, बॉर्डर लाइन पे आते हो, तो जब अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, रिवाइज आंसर की जाती है, तो वहाँ पर भी जो है खतरा रहता है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 60 मार्क जो है आप लेकर ही यहाँ पे आओ। बाकी देखिए क्वालिफिकेशन जो है ना, ये है कि भाई आपको सिर्फ ये एग्जाम में इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप 60 लाते हो, 70 लाते हो, 80 लाते हो, 90 लाते हो, कोई मार्किंग तो यहाँ पे होने वाली है नहीं, कोई आपके स्टेटस में आगे जुड़ने वाला है नहीं। सिंपली आपको पास और फेल का स्टेटस दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, मैंडेटरी है एडवोकेसी के लिए, COP मिलता है इससे, ये है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको जो है पूरा जो चीज़ है वह समझ में आ जाए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के फीस के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने कहा कि इसके एग्जामिनेशंस आखिर कब तक हो सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस, ठीक है, 20। तो अगर हम पिछला पुराना थोड़ा सा अगर हमारा हिस्ट्री देखते हैं तो लगभग सितंबर में हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो अगर इस बार देखें तो अभी जून चल रहा है, तो 2 से 3 महीने बाद हमें जो है AIB 20 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हर साल आता है ना, तो वो देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद में 2 महीने जो है हमें गैप मिलता है, महीना भर गैप मिलता है, हम एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करते हैं, ये सब रहता है। उसके बाद में जो है हमें एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मिल जाता है। इस बीच में अगर किसी एग्जामिनेशंस में AIB की डेट जो है वह क्लैश करती है, तभी भी 10 दिन 15 दिन थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता है, जो कि अभी तक होता आया है, ठीक है। टोटली मिला के देखते हैं तो दिसंबर एंड तक इसका नंबर आता है कि भाई अब आपके एग्जाम हो जाएंगे। अब यहाँ पर चीज़ क्या हो रही है कि भाई अगर इस बार का डायरेक्शन का देखें तो क्या अभी जून में इसके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो नहीं, जून में नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। इसके पीछे का रीज़न है, रीज़न क्या है, रीज़न है PIL जो याचिका है वह लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में AIBE के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग। दैट इज कि 3500 रुपये फीस जो है वह बहुत ज़्यादा है किसी भी स्टूडेंट के लिए, फ्रेश स्टूडेंट के लिए जो कि अभी भी लो कंप्लीट करके आया है। अब यहाँ पर ऑल्दो जो है इस बार से 2024 से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है जो 17,000, 18,000, 14, हर एक स्टेट की अलग अलग रेट होती थी। बट हाँ, कम से कम 14,000, 15,000, 17, 18, 19, 20 इस तरह से रेट होती थी। और एक स्टूडेंट को देना भी होता था अगर उसको एनरोल करना है तो। नॉर्मल है ना, LLB करी है तो वकील साहब तो बनना ही है, और अगर वकील साहब बनना है तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद में 3500 रुपये और दीजिए क्योंकि आपको AIB करना है। तो कहीं ना कहीं यह जो प्रोफेशन है इसमें एम्प्लॉयमेंट आगे मिले ना मिले, अर्निंग आप करो ना करो, इससे पहले आपको अच्छी भली फीस यहाँ पे देनी होती है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के अलावा आपको यहाँ पर बीच में ये जो पार्ट आ जाता है ना, डिग्री मिलने के बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू होने से पहले बीच में भी आपको पैसा देना पड़ता है। और हो सकता है किसी के लिए बहुत ईजी हो, बट किसी के लिए ईजी नहीं होता है, दोनों चीज़ रहती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है यहाँ पे ये याचिका लगी कि भाई 3500 रुपये वह है किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही रहता है, ये इजी नहीं है, आप इतना क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पे देखो, अगर मोटा मोटी बता दूं तो नॉर्मल है कि अभी जैसे कि इनरोलमेंट का अगर आप स्टेट बार में इनरोल कराते हो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भाई 750 रुपये ही लगेगा। जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, इन सब के लिए, SC ST के लिए 125 रुपीज़ है, बाकी सबके लिए 750 रुपये है। ठीक है, ये सब कंप्लीट कर दिया है और अभी भी अगर आप इनरोलमेंट करवाते हैं तो आपका यही रेट लगने वाली है। यूपी में COP के रिगार्डिंग अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने आई थिंक 14,500 रुपये COP के लेने शुरू कर दिए। इसके पीछे BCI ने एक लंबा चौड़ा PDF फॉर्म बना के दिया कि भाई हमें ये खर्चे लग रहे हैं, अब ये जो खर्चे हैं वह हम कैसे वहन करें। ऑलरेडी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 750 रुपये करके हमारा जो मेंटेनेंस है इन सब चीज़ों का वह गड़बड़ा गया है। अब मेंटेनेंस कंप्लीट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो फीस लेनी पड़ेगी। अब कुछ नहीं बचा है तो हम COP के लिए फीस लेना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक यूपी में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चेक करना, है ना। तो वहाँ पर 14,500 रुपये है जो आई थिंक मई में ही शुरू कर दिया है, 15 मई से स्टार्ट कर दिया है। तो उसके अगर आप यहाँ पर COP लेते हैं तो आपको 14,500 रुपये देना पड़ेगा। बाकी स्टेट्स के लिए अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि BCI ले भी सकती है। अगर इस तरह से BCI को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो BCI कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालेगी। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि कौन कौन से ग्रेवियंस है, कौन कौन से ग्राउंड्स है, प्रेयर है जो यहाँ पे याचिकाकर्ताओं के द्वारा दी गई है। तो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(9) उसमें बोलते हैं कि पेशे का हम किसी भी पेशे को कर सकते हैं, है ना, हमें अधिकार है भारत में। और बाकी एडवोकेट एक्ट है उसके अंतर्गत 24/1 और उसके अंतर्गत F में यहाँ पे बता रखा है। तो इन तीनों के अंतर्गत यहाँ पर यह जो याचिका है वह फाइल हुई है। नॉर्मल है ना कि भाई समानता का अधिकार है, हम हर कोई अपनी डिग्री लेके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, हमें अपनी डिग्री लेने के बाद इतना क्यों हो रहा है कि हम इतना पैसा देके हमारा एनरोलमेंट करवा रहे हैं, फिर पैसा देके एक मैंडेटरी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इतना सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। दूसरा ये कि भाई अगर डिग्री मिल चुकी है, हमें प्रोफेशनल डिग्री हमारे हाथ में है, तो हमें अधिकार है भारत के संविधान के अंतर्गत कि हम आर्टिकल 19 में जो 19 है उसके अंतर्गत भारत में कहीं भी अपना पैसा शुरू कर सकते हैं। फिर हमारे साथ इतना ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इतना पैसा देने के बाद में ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या बोल जाती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलती है कि भाई देखिए ऐसा है कि आप BCI से पहले तर्क कीजिए। अब यहाँ पर ये भी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने BCI को यहाँ पे आई थिंक 15 मई को नोटिस दिया है कि भाई आप रिप्लाई कीजिए, आपने ऐसा आप जो फीस इतना क्यों ले रहे हो ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर रिप्लाई नहीं आता है BCI के द्वारा। तो अभी नॉर्मल है कि अब रिप्लाई नहीं आता है तो नेक्स्ट डेट जाएगी। अब क्योंकि जून महीना चल रहा है, छुट्टियों का महीना चल रहा है, तो जो नेक्स्ट डेट है वह है 15 जुलाई। यस, तो 15 जुलाई है तो डेफिनेटली 15 जुलाई एक हियरिंग डेट है, उससे पहले तो नोटिफिकेशन वैसे भी नहीं आ सकता। अब उसके बाद में BCI का रिप्लाई आएगा। BCI का रिप्लाई आने के हफ्ता 2 हफ्ता बाद में वापस से हियरिंग होती है, कुछ जजमेंट्स आते हैं, तो उस हिसाब से हमारा जुलाई महीना भी निकल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अगस्त और सितंबर के बीच में हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इफ अगर इस बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है कि हाँ भाई अभी फटाफट से इसका जो है जजमेंट हमें दे देना चाहिए फीस के रिगार्डिंग कि भाई फीस इतनी रहनी है या कम रहनी है, या तो BCI का जो फैसला है वह अंतिम रहेगा, क्या रहेगा कैसा रहेगा, जुलाई में नहीं होने वाला है, जून में नहीं होगा, जुलाई में नहीं होगा। तो एक जो शंका हो रही थी कि भाई क्या 6 महीने वाला जो एक पीरियड होता है उसमें क्या नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो नहीं, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है अकॉर्डिंग यह जो पेंडिंग स्टेटस को देखते हुए। तो अगस्त हो सकता है, अगस्त में मिड अगस्त के बाद में हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। होपफुली ये जो न्यूज़ थी, इन्फॉर्मेशन थी, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी तक ये चीज़ को पहुँचाना। होपफुली आप सबको ये चीज़ सही लगी होगी, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। और बाकी आप विजिट कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच।